गवर्नमेंट ग्रांट्स की हेडिंग के नीचे ग्रांट रिलेटेड टू इनकम एज अ कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस, और ऑपोजिट साइड पे ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम एज अ कंपनसेशन ऑफ एक्सपेंसेस के नीचे फिर दो चीजें जा रही थी। हो सकता है ग्रांट आपको पास्ट एक्सपेंसेस के लिए या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पे मिली हो और जिसका फ्यूचर की किसी कंडीशन से लिंक नहीं है, तो इन दैट केस आप सिंपली इनकम बना लेंगे व्हेन द ग्रांट इज रिसीवेबल। पैसे मिल गए तो कैश डेबिट करके बना लेंगे, और अगर अभी मिलने हैं तो रिसीवेबल डेबिट करके इनकम बना लेंगे। देन उसके बाद सेकंड ये लिखा हुआ था कि अगर ग्रांट मिली है लेकिन फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए है, तो देन उससे पहले डेफर करेंगे और उन पीरियड्स में इनकम बनाएंगे जिन पीरियड्स में वो रिलेटेड एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। लेकिन उसे इनकम बनाने के फिर दो तरीके हैं। डायरेक्ट वेज के एक्सपेंस को अलग ही डेबिट करें और ग्रांट इनकम को अलग अदर इनकम के तौर पे क्रेडिट करें। इनडायरेक्ट अप्रोच क्या है? इनकम क्रेडिट करने की बजाय उस खर्चे ही को क्रेडिट कर दें जिस खर्चे से रिलेटेड ये ग्रांट थी। इन अदर वर्ड्स इनडायरेक्ट अप्रोच में नेट एक्सपेंस फिर प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होगा, या रिकॉर्ड तो शायद नहीं करना मुनासिब नहीं है, डेबिट पूरा होगा फिर बाद में क्रेडिट हो जाएगा, तो नेट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में अपीयर हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर 40,000 एक्सपेंस था और 10,000 उससे रिलेटेड कोई ग्रांट की इनकम थी, तो नेट करके 30,000 प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस प्रेजेंट हो रहा होगा। एंट्री बता देंगे अगर ग्रांट को एक्सपेंस से नेट ऑफ करना। डेफर्ड ग्रांट डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट, अदर ग्रांट इनकम की जगह एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। तो दिस वाज अल्हम्दुलिल्लाह स्टोरी ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम्स एज अ कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस। देन फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपने स्टार्ट करवाया था मुझे कि ग्रांट रिलेटेड टू अगर एसेट्स है, उसमें अभी हमने एक छोटा सा हिस्सा करना था। मेन जो हिस्सा था वो लेफ्ट साइड पे हमने किया था कि अगर गवर्नमेंट से ग्रांट के तौर पे पैसे मिले हैं और एसेट हमने खुद अक्वायर करना है, तो फिर उसके नीचे दो स्टोरीज आई थी। अब जरा देख लीजिएगा, मैं जरा रिवाइज कर रहा हूँ। अगर ग्रांट के तौर पे, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट के तौर पे पैसे मिले हैं, तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ डिसीजन कि वो पैसे डेप्रिशिएबल एसेट के लिए हैं या नॉन डेप्रिशिएबल के लिए। डेप्रिशिएबल के लिए है तो फिर डेफर होनी है ये ग्रांट, लेकिन फिर एक वे ये है कि डेफर करके डेप्रिसिएशन अलग चार्ज करें और ग्रांट को अलग इनकम बनाएं। अनदर इनडायरेक्ट अप्रोच इज कि डेफर्ड ग्रांट ही को पहले एसेट से नेट ऑफ कर दें और नेट जो एसेट की अमाउंट रह जाएगी बस उसे डेप्रिशिएट कर दें। फिर एक बहस ये आई थी कि अगर ग्रांट मिली है कैश की फॉर्म में लेकिन लेना कोई नॉन करंट एसेट ऐसा है जो डेप्रिशिएबल नहीं है, तो देन होना इसने डेफर है, लेकिन फिर इसका लिंक कर देंगे उन कंडीशंस के साथ जिन कंडीशंस पे हमें लैंड मिली है। और जो कल हमने एग्जांपल की थी, जरा ढूंढ लें जरा कहीं एग्जांपल नंबर मेरे ख्याल 6 आखिरी की थी कल हमने, उसमें लैंड पे क्या बनाना था, तो फिर लैंड पे जो बिल्डिंग बनानी थी उस बिल्डिंग के साथ हमने इस ग्रांट इनकम को रिलेट कर दिया था, और जैसे जैसे फिर बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है वैसे वैसे फिर ग्रांट इनकम बन जाएगी। डन है प्लीज? बाकी भी डेफिनेटली इनिशियली हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग अलग छोटे छोटे एग्जांपल्स कर रहे हैं, मिक्स होके भी गेम अभी आगे आने वाली है। देन अब कहाँ हम इस वक्त हैं, पेज वही पेज 156 राइट साइड पे अगर आप देखें जहां ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, उसमें अब राइट साइड पे जो बॉक्स बना हुआ है, बताएंगे पढ़ के क्या लिखा हुआ है उसमें? तो देन बेटा अब ये बहस होने लगी है, कल तो ये बहस हुई है कि ग्रांट के तौर पे कैश मिला है, लेकिन अगर सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट ने कैश देने की बजाय हमें एसेट ही दे दिया है, मींस फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें कोई प्लॉट ऑफ लैंड या कोई मशीनरी दे दी है या बिल्डिंग दे दी है, क्या देने की बजाय क्या दे दी है? कैश की फॉर्म में कोई एसेट देने की बजाय हमें फिजिकली एसेट ही प्रोवाइड कर दिया। तो जरा मेरी तरफ ही देखें जरा,
लेट्स अज्यूम गवर्नमेंट ने आपको लैंड दे दी है ग्रांट के तौर पर, क्या एंट्री करें? लैंड डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट चले, डेफर्ड ग्रांट सर, क्या प्रेफरेबली जेन में आता है? लैंड डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। कितने से? कितने से? जितने से जितने की खरीदी है। कितने पैसे दिए? फ्री मिली है। तो लैंड डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से? नहीं मतलब ये कंफर्म है कि अब अमाउंट दी नहीं है हमने, तो किस अमाउंट से आपके ख्याल में? मार्केट वैल्यू से। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट वैल्यू फॉर एग्जांपल 50 लाख है और गवर्नमेंट ने कहा है कि लैंड हम दे रहे हैं लेकिन 10 लाख आपने भी देना, मींस 100% ग्रांट नहीं है। लैंड डेबिट 50 लाख, कैश क्रेडिट 10 लाख, इसका मतलब 40,000 जो है ये फिर डेफर्ड ग्रांट वाली सिचुएशन। तो अगर 100% ग्रांट है तो ओके है, लेकिन अगर 100% नहीं है तब भी हम सोच सकते हैं ऐसे। देखिए बेटा आपने तकरीबन बात सही की है, लेकिन IAS 20 में एक चॉइस और है। पहले जरा आपने ढूंढना है मैं जा कहाँ रहा हूं। इस बॉक्स में के राइट साइड पे एक एरो बहुत बड़ा सा बन रहा है, जरा उस एरो को ढूंढे, वो गरीब कहाँ पहुंच गए। तकरीबन हम राइट साइड ऑफ द पेज से शुरू होके दरमियान ऑफ द पेज पे पहुंच गए। किसको एक्सप्लेन करने के लिए कहाँ पहुंचे हम? अगर गवर्नमेंट ने कोई नॉन मॉनेटरी एसेट अदर देन कैश हमें ग्रांट के तौर पे दिया तो अब उसका ट्रीटमेंट आपने ढूंढ लिया, कहाँ लिखा हुआ? रिकॉग्नाइज द एसेट एट, अब 2 मिनट जरा करने मुझे देने और गौर से मेरी बात सुननी, साथ जरा देखते भी जाए जरा। रिकॉग्नाइज द एसेट, रिकॉग्नाइज मींस रिकॉर्ड द एसेट एट आइदर लिखा हुआ है। एक तो आपने बिल्कुल ठीक बताया, एक तो तरीका वही है जो आपको खुद से जहन में आ रहा था, दैट इज के मार्केट वैल्यू पे, फेयर मार्केट वैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे इस एसेट को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। लेकिन एक चॉइस और भी है, उस चॉइस को भी कंपनीज यूज कर सकती हैं। प्रेफरेबल क्या है वो मेरे लिए जरा छोड़े, जरा बात मेरी पूरी सुनिए। जहां पे पढ़े आप रिकॉर्ड रिकॉग्नाइज द एसेट एट आइदर, उसके नीचे फिर 2 फर्दर डिविजन्स हो रही हैं या बॉक्स कहने बन रहे हैं। फर्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है फेयर वैल्यू, क्या मतलब? लैंड या मशीनरी डेबिट एंड डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट एट द फेयर मार्केट वैल्यू, उस दिन जिस दिन हमें ये लैंड या कोई एसेट मिला। लेकिन एक बड़ा चॉइस और भी है सेकंड बॉक्स में, नॉमिनल अमाउंट ऑफ कैश पेड। सबसे पहले तो एक खतरा मुझे है कि आपने नॉमिनल अमाउंट का ये वर्ड देख के किसी ऐसी जगह जाना है जहां पे इस वक्त हम जा नहीं रहे। ये कोई शेयर्स की इस वक्त बात नहीं हो रही, यकीनन शेयर्स किस पे रिकॉर्ड होते हैं और वो एक रजिस्टर्ड प्राइस 10, 100 वगैरह जिस तरह भी सवाल में दी। यहाँ नॉमिनल वैल्यू का मीनिंग लिखे, अमाउंट पेड इफ एनी। नॉमिनल अमाउंट का यहां मतलब है कोई थोड़ी सी अमाउंट अगर आपने पे की है उस एसेट के बदले में जो एसेट आपको ग्रांट के तौर पे गवर्नमेंट से मिला है। अमाउंट पेड ब्रैकेट में मैंने लिखा इफ एनी, इफ एनी का यहाँ क्या मतलब? देखिए ये हम खरीद नहीं रहे, ये मिल रहा ग्रांट के फॉर्म में ही है, तो हो सकता है कुछ थोड़े से पैसे हमने दिए हो या हो सकता है वो भी ना दिए हो। तो अब मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी बात जरा गौर से करनी सुनो। सपोज लैंड कोई ग्रांट के तौर पे हमें मिली है और हमने कुछ पे नहीं किया, पहला सिनेरियो हमने कुछ नहीं दिया। अगर हम चाहें तो हम लैंड डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट कर सकते हैं एट द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड। लेकिन ये स्टैंडर्ड अलाउ करता है कि अगर हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना चाहते
तो फिर हम उसे उसकी नॉमिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड कर लें। लेकिन अगर हम नॉमिनल अमाउंट की तरफ आएंगे और हमने पैसे ही नहीं दिए, तो उस केस में फिर लैंड डेबिट और डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट वाली एंट्री होगी ही नहीं। अगर दिए ही कुछ नहीं है तो एंट्री कभी भी खाली नहीं होती। इंग्लिश में लिखे हुए हेड्स, आगे कुछ नहीं, आगे जीरो है, इस तरह कभी डबल एंट्री नहीं है। हमेशा कुछ अमाउंट होती है जिसकी बेस पे फिर हम डेबिट क्रेडिट करते हैं हेड्स आइडेंटिफाई करके। यकीनन ज्यादा बेहतर क्या है कि मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया जाए और शेयर होल्डर्स को वो लैंड नजर आए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो हमें ग्रांट के तौर पे मिली है, और अगर वो डेफर्ड ग्रांट इनकम है तो वो भी लाइबिलिटीज में नजर आए। लेकिन IAS 20 ये अलाउ करता है कि अगर आप चाहें तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लें, और अगर कंपनी चाहे तो पॉलिसी बना ले और उसी अमाउंट पे रिकॉर्ड करे जो अमाउंट उसने पे की है। और अगर पे नहीं की है और उसने पॉलिसी बताई थी कि हमने अमाउंट पे ही रिकॉर्ड करना है जो पे करनी है, तो उस केस में फिर ये एंट्री नहीं हो सकेगी। और ये भी अलाउड है, ये गलत नहीं है। ज्यादा बेहतर क्या है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ज्यादा बेहतर क्या है, लेकिन क्या भी अलाउड है। और नॉमिनल वैल्यू पे अगर आप रिकॉर्ड करें और पैसे दिए नहीं तो फिर कोई एंट्री नहीं। मैं एक दूसरी छोटी सी एग्जांपल दे दूं, उसके बाद अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आएगा। लेट्स से मैं एक अनदर सिनेरियो के 50 लाख की लैंड है, लेकिन आपने 10 लाख रुपया कैश का दिया है। अगर आप फेयर वैल्यू पे एंट्री करेंगे तो अब आपकी एंट्री होगी लैंड डेबिट 50 लाख, कैश क्रेडिट 10 लाख एंड डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 40,000। लेकिन अगर इस केस में जब फेयर वैल्यू 50 लाख है और आपने 10 लाख पे किया है, आप मार्केट वैल्यू के बेस पे नहीं वर्किंग करना चाहते हैं, तो अलाउड है। आप नॉमिनल वैल्यू पे फिर क्या एंट्री करेंगे, लैंड डेबिट कैश क्रेडिट बस 10 लाख, बस 10 लाख। 40 लाख अब नजर नहीं आएगा, नजर आ जाए तो बेहतर है, लेकिन अलाउड है। अगर कंपनी इस पॉलिसी बनाना चाहें तो वो अपने उस एसेट को जो उन्हें ग्रांट के तौर पे मिला है मार्केट वैल्यू पे भी रिकॉर्ड कर सकती हैं, और अगर चाहें तो उस नॉमिनल अमाउंट पे भी रिकॉर्ड कर सकती हैं जो उन्होंने पे की है, अगर की है तो। अगर हमें कभी करना पड़ा तो डेफिनेटली हम शायद क्या चूज कर लेंगे, लेकिन अगर एग्जामिनर ने हमें कहा कि नॉमिनल वैल्यू पे बिजनेस रिकॉर्ड करना चाहता है, तो हम क्या ढूंढा करेंगे कि कोई अमाउंट पे की है, अगर नहीं की तो हम एंट्री नहीं किया करेंगे, और अगर पे की है तो जितनी अमाउंट पे की है बस उसकी एंट्री करते हैं। तो बात समझ आ गई मेरी? क्या हो सकता है किसी केस में एसेट हमारे पास हो ग्रांट के तौर पे और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर ना आ रहा हो? सर जी हो सकता है सर, क्यों नजर नहीं आ रहा होगा जब है तुम्हारे पास? हमने नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, अगर पैसे नहीं दिए तो हो सकता है नजर ना आ रहा हो, विच इज डेफिनेटली जरा ज्यादा बेहतर सिचुएशन नहीं है। अगर शेयर होल्डर्स को नजर आ जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन प्लीज बार बार मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, चॉइस अवेलेबल है, या क्या कर लें या क्या कर लें, लेकिन प्रेफरेबली क्या है कि मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करें ताकि पूरी ट्रांजैक्शंस, पूरे एसेट्स, लायबिलिटी सारी सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर आए। ठीक है जी, प्लीज एनी कंफ्यूजन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक छोटी सी एग्जांपल कर लें जरा। एग्जांपल 7 जरा ढूंढे, पेज नंबर बताएं। 159। क्योंकि बेटा शायद एसेट मिल जाना का मतलब ये नहीं कि हमने वो एसेट कमा ली है। अगर उसके साथ कोई कंडीशन अटैच है, उसे यूज करना है, तो शायद उसे नॉर्मली ऐसे तरह होता है। फ्री तो दे तो दिए गवर्नमेंट ने, लेकिन आपने कुछ ना कुछ अर्सा वहां काम करना होता है। सिर्फ ये नहीं कि मिला है और अब दरवाजा लॉक करें, जेब में डालें, घर आ जाए। तो नॉर्मली कंडीशन अटैच होती है। जी सर? सर जी नहीं, गवर्नमेंट अब ओनरशिप ट्रांसफर भी कर सकती है और समटाइम दे भी मतलब ट्रांसफर नहीं भी करती है। लेकिन अगर लैंड है खास तौर पर, तो जितने उसमें शायद ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा जिसमें आपके पास एसेट होगा, तो उसी टाइम पीरियड में फिर आपकी बुक्स में रहेगा ये। नहीं, अगर वापसी हो रही हो तो ये नीचे डिस्कस करना नहीं, हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर हम एसेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बताएं फिर लैंड डेबिट करेंगे या डेफर्ड इनकम क्रेडिट करेंगे? जब अमाउंट ही नहीं होगी तो डबल एंट्री नहीं होगी।
ना क्या होगा ना क्या होगा, ना एसेट होगा ना डेफर्ड होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। फिर अगली एंट्री क्या होगी, फिर वो भी नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर वो भी नहीं होगा। अब बेटा अमाउंट कोई आएगी तो गेम शुरू होगी। मशीनरी मिली है और मशीनरी के अगेंस्ट हमने कुछ नहीं दिया, डबल एंट्री बताए। हम कर सकते हैं अगर फेयर वैल्यू मेथड यूज करेंगे, बिल्डिंग अपनी फेयर वैल्यू पे आ जाएगी, फिर वो डेप्रिशिएट भी होगी, डेफर्ड ग्रांट बनेगी, वो इनकम बनेगी। लेकिन अगर अमाउंट भी अपने अपने नॉमिनल वैल्यू को चूज किया है तो फिर डेफिनेटली कोई एंट्री पहले भी नहीं है उसके बाद भी नहीं। ये आपके अगर नॉमिनल वैल्यू कुछ ना कुछ है तो उतनी बस डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अगर नॉमिनल वैल्यू कुछ भी नहीं है मींस हमने पे ही कुछ नहीं किया, तो अब एंजॉय करेंगे हम। नहीं आपको मुझे पता अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन स्टैंडर्ड में अलाउड है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में मैं बताया हुआ पता ना चला कि पॉलिसी क्या है, तो हमने फॉरन क्या बना लेना ताकि डेप्रिसिएशन भी नजर आए और ग्रांट भी इनकम बने। जी एग्जांपल नंबर कौन सी कह रहे थे कैंडी? ये पढ़े जरा इंडिविजुअली, मेरे सामने एक दो सवाल में जरा वो कर लेते। जी बिलाल साहब, बस उतनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी जितनी डेप्रिसिएशन उस अमाउंट पे चार्ज हो सकती है जिस अमाउंट पे हम रिकॉर्ड करेंगे। हमजा आपकी बात तकरीबन ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल थोड़े से वर्ड सही कर लें जरा। अगर हमने पैसे नहीं दिए तो ना जब एसेट आएगा हम उस वक्त कोई एंट्री करेंगे, और अगर एसेट वापस करना पड़ गया तो ना उस वक्त कोई एंट्री करेंगे। एंट्री की शायद बात हो रही है। अगर हमने उसे किसी अमाउंट पे रिकॉर्ड ही नहीं किया तो ना उस वक्त एंट्री होगी जब वो एसेट आएगा, और ना ही फिर उस वक्त कोई एंट्री होगी अगर वो फिजिकली एसेट वापस करेंगे। लेकिन वो जो वापसी वाली बात आप लोगों के जहन में आ रही है, वो अभी मैंने इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करना। हमारी बुक्स में फिर नहीं आएगा, अगर हमारे पास तो है लेकिन हमारी बुक्स में नहीं आएगा। हमारी बुक्स में एक अमाउंट कब आएगी, जब उसे हम डेबिट क्रेडिट करके रिकॉर्ड कर रहे हो। तो अगर हमने डेबिट क्रेडिट अमाउंट ही कोई नहीं रिकॉर्ड की तो डेफिनेटली फिर हमारी बुक्स में वो एसेट नहीं नजर आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी नजर नहीं आएगा, फिजिकली अवेलेबल होगा, फिजिकली होगा। लेकिन अगर हमने नॉमिनल वैल्यू पर चूज किया है तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर नहीं आएगा, जो डेफिनेटली सही नहीं है। लेकिन अगर एग्जामिनर कहे कि नॉमिनल वैल्यू पे एंटिटी ने चूज की है पॉलिसी, तो ये IAS 20 में अलाउड है। असल में अगर सोचा जाए तो इसलिए शायद अलाउड है कि जब हमने कुछ दिया ही नहीं है तो फिर डेप्रिसिएशन किस चीज की, जब हमारा खर्चा ही नहीं हुआ। लेकिन डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर नजर आ जाए तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए शायद फेयर वैल्यू इज द प्रेफरेबल मेथड। ठीक है हम सर, क्लियर हो गया प्लीज? ये एग्जांपल 7 पढ़े जी आप, किस चीज की एग्जांपल है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट ग्रांट्स द कंपनी अ लाइसेंस टू फिश ऑफ द कोस्ट ऑफ गवादर। किस चीज का लाइसेंस है जी? लेकिन ये उस तरह की नहीं मछलियां पकड़ना कि वो बड़े बड़े ट्रॉलर होते हैं कमर्शियल फिशिंग, तो उसके लिए लाइसेंस लेने पड़ते हैं। मीन्स उसे कोई एक हम वो वाली, उसके लिए शायद कोई लाइसेंस नहीं है। कमर्शियल फिशिंग बड़े बड़े इसके लिए भी ट्राले होते हैं, ट्रॉलर्स अगर कभी देखे हो आप लोगों ने, मतलब मीन्स उसे किसी गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में जो ओशन समंदर का पानी होता है उसमें फिशिंग अगर आपने कमर्शियल करनी है तो वो भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो समझिए की बात, ये क्या लाइसेंस क्या चीज है? अगर आपने लाइसेंस लिया तो ये क्या है, एक एसेट टाइप चीज है, एक एसेट है, परमिशन, तो एंट्री होनी चाहिए इसकी। अगर आपने 50 लाख का लाइसेंस खरीदा है क्या एंट्री करेंगे? और देन अगर सपोज 5 साल का लाइसेंस है तो देन इसको डेप्रिशिएट करेंगे। लेकिन इसके लिए ये जरा एक वर्ड जरा इंटेंजिबल एसेट है, इसके लिए फिर डेप्रिसिएशन की जगह वर्ड बदल जाता है, लेकिन ये सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, अमोर्टाइजेशन एक वर्ड होता है। पढ़े जरा जी प्लीज। पाकिस्तानी गवर्नमेंट प्लीज grants a company a license to fish off the coast of, the fair value of the license is 50,000 and the company is required to pay a nominal amount of 1,000 for the license। इसका आंसर नीचे लिख लें जी रिक्वायरमेंट में। रिक्वायरमेंट 1 क्या है? शो द जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग नंबर 1
कंपनी चूजेस टू measure द लाइसेंस एट इट्स, बताएं जी एंट्री। लाइसेंस डेबिट कितने से, ना कितने से, 50,000। कैश क्रेडिट कितने से, और 49,000 से। डेफर्ड ग्रांट इनकम, ये 49 बटा समझ आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन कैश पेड एंड द अमाउंट ऑफ लाइसेंस एंड द फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस, सॉरी जी। डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट बाय 49,000 एंड कैश क्रेडिट बाय 1,000। एनी कंफ्यूजन जी? सेकंड पढ़ा, if the company chooses to measure the license at its, बताएं को पे किया, क्या एंट्री हो जाएगी इस केस में? लाइसेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, बस 1,000 ही से ये एंट्री होगी। एनी कंफ्यूजन? अब डेफिनेटली 1,000 से एंट्री हुई है तो फ्यूचर में लाइसेंस की अमोर्टाइजेशन कितने पे रिकॉर्ड होगी? 1,000 ही होगी बेस्ड ऑन जो भी इसकी यूजफुल लाइफ। वापस आ रहे हैं पेज 156 पे। तो यहां तक अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऊपर मेन चीजें जो पढ़ी हैं वो क्या है कि ग्रांट्स दो तरह की हो सकती हैं। ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस चले गए एज ए कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस इनकम, और सेकेंडली ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। देन जरा पेज के जहां पढ़ रहे थे आप उसके नीचे आ जाए फाइनली। अब पेज नंबर 156 के एंड में लेफ्ट साइड पे जरा आना है। लेफ्ट साइड का मतलब है कि बॉक्स ढूंढे जिसमें लिखा होगा ग्रांट रिसीव्ड एज अ पैकेज। अभी तक बट हमने ये डिस्कस किया कि गवर्नमेंट की ग्रांट अगर सिर्फ एक्सपेंसेस के लिए है या सिर्फ एसेट्स के लिए है तो फिर ट्रीटमेंट क्या होता है। लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट से ग्रांट का एक पैकेज मिला हो जिसमें फॉर एग्जांपल कुछ पैसे इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के हैं, ग्रांट में कुछ पैसे फॉर एग्जांपल पास्ट एक्सपेंसेस के लिए हैं, ग्रांट के कुछ पैसे सपोज फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए हैं, ग्रांट में कुछ पैसे सपोज नॉन डेप्रिशिएबल एसेट खरीदने के लिए हैं, कुछ पैसे सपोज डेप्रिशिएबल एसेट खरीदने के लिए हैं। किस किस का कॉम्बिनेशन है, एक से ज्यादा चीजों का कॉम्बिनेशन अगर किसी ग्रांट में होगा तो अब हमें उस ग्रांट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलहदा अलहदा वैसे ही करना होगा जैसे हमने ऊपर पढ़ा है। मसलन अगर किसी ग्रांट में एक पैकेज समझ आ गया प्लीज? तो अगर कोई इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के पैसे हैं उसे हम इमीडिएटली इनकम में क्रेडिट कर देंगे, पास्ट एक्सपेंसेस के लिए हैं उन्हें भी इनकम बना लेंगे, फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए हैं डेफर कर देंगे, अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट के लिए हैं वो भी डेफर कर देंगे, बाद में डेप्रिसिएशन के साथ लिंक करेंगे, और अगर किसी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए हैं उसे भी डेफर करेंगे, उसे फिर उस कंडीशन के साथ लिंक कर देंगे जिस कंडीशन पे वो लैंड हमें मिली है, वो लैंड के पैसे हमें मिले। और अगर पैकेज में कोई नॉन मॉनेटरी एसेट भी है तो नॉन मॉनेटरी एसेट को या और या किस पे मेजर कर लेंगे, या मार्केट वैल्यू पे मेजर कर लेंगे या नॉमिनल वैल्यू पे मेजर कर लेंगे। इन अदर वर्ड्स अगर पैकेज को मिला होगा, ग्रांट का कोई पैकेज है तो उसको हम सेग्रीगेट करेंगे, बाइफरकेट करेंगे, और जिसका जो ट्रीटमेंट हमने ऊपर पढ़ा है वही एज इट इज अप्लाई कर देंगे। कैसे इंशाल्लाह भी एग्जांपल करते हैं, लेकिन ये जो पैकेज वाली बात मैंने आपके सामने रखी है उसको थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ एक्सप्लेन करना जरा। ग्रांट रिसीव्ड एज अ पैकेज मींस अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बोल दें जरा किस किस का कॉम्बिनेशन। ग्रांट फॉर एसेट भी है, ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस भी है, ग्रांट फॉर पास्ट एक्सपेंसेस भी है, ग्रांट फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट भी है। क्या करें, एक ही बॉक्स में सबका ट्रीटमेंट होना है। ऑल दीज अमाउंट्स विल बी सेपरेटली रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम एज डिस्कस्ड प्रीवियसली। को समझने के लिए एग्जांपल नंबर 8 करवा दें, पेज नंबर 160 में ढूंढना। इंडिविजुअली पढ़े फिर अभी शुरू करते हैं। ये अगर फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड की है तो एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे और ग्रांट को फिर इनकम बनाएंगे। लेकिन एक वो भी कर सकते हैं हम,
आपस में नेट ऑफ भी कर सकते हैं, तो अगर नेट करके कोई अमाउंट बच जाएगी तो उससे भी सिंपली डेप्रिशिएट किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। तो बहुत ज्यादा टफ महसूस तो नहीं हो रहा? तेज है वैसे माशाल्लाह आप लोग। अगर पढ़े तो a company grants a company sorry a government grants a company cash of rupees 120,000 on 1st January 11. The grant relates to two aspects. Number one, 30,000 is a cash sum as immediate financial support with no associated future costs. 90,000 is to assist in the future acquisition of vehicles. 30,000 किस लिए जी? 90,000 ग्रांट फॉर एसेट है, ग्रांट फॉर एसेट है, ग्रांट फॉर एसेट है। कैश इज रिसीव्ड है या एसेट इज रिसीव्ड है? The vehicles were acquired on 1st January 11 for rupees 2,10,000. Vehicles are available for use immediately and have a useful life of 3 years. Residual value is nil. Underline the next line. Company has decided to use a direct approach related to the vehicle grant that is recognized separately as income in the statement of. क्या कोई और भी ऑप्शन है क्या? इनडायरेक्ट अप्रोच क्या है? एसेट्स के लिए इनडायरेक्ट अप्रोच क्या है? पहले एसेट से सेट ऑफ कर लें, नेट ऑफ कर लें एसेट के साथ, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचे उससे बस डेप्रिशिएट करें। हाँ जी, एंट्रीज करो 11, 12, 13। टेक इट एज रिवीजन नाउ। करने कंप्लीट टाइम है। डेट्स है 1st जनवरी 11, डबल एंट्री से कंपाउंड बन सकती है, बड़े हो जाए। कैश डेबिट कितने से? 120। ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से? कितने रुपीस को इमीडिएटली कहां ले जाएं? 30,000 इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट को सीधा कहां ले जाएं? और रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची उसको फिलहाल क्या कर दें, और उसको फिर किसके साथ लिंक कर दें? डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल के साथ। एनी कंफ्यूजन? अलग-अलग अभी एंट्री डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन शायद बड़े हो गए हम। नेक्स्ट डेट से सोच के, डाटा देख के सोच के, सेम डेट क्या हुआ? व्हीकल्स डेबिट, कैश क्रेडिट। कितने से सर? 210। नोटेड है सर। नेक्स्ट डेट सर। नेक्स्ट डेट सर, सेम डेट पे एक और काम होना था, अगर क्या अप्रोच होती? क्या काम होना था? एंट्री बोले, एंट्री बोले, एंट्री बोले। डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट व्हीकल क्रेडिट बाय 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 90,000, और कैलकुलेटर पकड़े 210 माइनस 90, 120 ने फिर फ्यूचर में डेप्रिशिएट होना था बेस्ड ऑन द यूजफुल लाइफ ऑफ व्हीकल, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट अप्रोच है इसलिए अब सिंपली अब क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अलग और ग्रांट इनकम को अलग जहन में लाएंगे। डेप्रिसिएशन की वर्किंग करें। डेप्रिसिएशन डेबिट, depreciation debit accumulated depreciation credit by rupees 70,000। ये सेम डेट वाइंड अप करें। डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट
ग्रांट इनकम बाय ₹30,000 कैसे 90 डिवाइड बाय 3 पूरा साल ही सर उसकी क्या वजह पूरा साल यूज हुआ पूरा साल एसेट यूज हुआ एक और साल की कंप्लीट करें सोच ले डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सेम फिगर से रिपीट हो जाएगी स्ट्रेट लाइन मेथड है अभी आ रहा है रिड्यूसिंग डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट बाय ₹30,000 and same entries will be repeated in the next year also. Any confusion? अगर पैकेज मिला तो सिंपली क्या करें मिक्स नहीं करें अलग-अलग जो करना है वही करें जो हमने पहले डिस्कस किया आ जाए 156 पर बस 5 मिनट का नहीं बेटा हम नहीं चाहें अगर हमें एग्जामिनर ना बताए फिर तो ठीक है लेकिन अगर एग्जामिनर बताए डायरेक्ट अप्रोच इनडायरेक्ट अप्रोच तो फिर हमने अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करना इस क्वेश्चन में क्या नहीं कर सकते ग्रांट को नेट ऑफ नहीं कर सकते एग्जामिनर इज सेइंग कि डायरेक्ट अप्रोच से वर्किंग करें अगर ना बताया फिर हमारी चॉइस है उस केस में फिर क्या करना मेरे ख्याल में फिर डिस्कस करता है अभी जरा काइंडली दोनों एंगल से क्लियर कर लें जरा एग्जामिनर अगर एग्जामिनर बता रहा है तो फिर अकॉर्डिंगली एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट की बेस पे वर्किंग करें जी सर ये आप पेज नंबर 156 के एंड पे राइट साइड पे है एक्सट्रीम राइट साइड सबसे नीचे फुल कंसंट्रेशन हेडिंग आपको मिलेगी अब एंड में बता दें जरा मिल गई या नहीं क्या मिली है रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट असूलन तो ग्रांट्स रीपेबल नहीं होती लेकिन अगर ग्रांट कुछ कंडीशन से रिलेटेड थी कुछ काम हमने करने थे सब्सिक्वेंटली शुरू में फॉर एग्जांपल लग रहा था कि हम वो कंडीशंस मीट कर लेंगे और देयरफॉर हमने अपनी ग्रांट को डेफर कर दिया था लेकिन सब्सिक्वेंटली पता चला कि वी आर अनएबल टू मीट द कंडीशंस फुलफिल द कंडीशंस तो फिर ग्रांट रीपेबल भी हो सकती है प्रिंसिपली स्पीकिंग ग्रांट्स रीपेबल नहीं होती लेकिन अगर कुछ कंडीशंस अटैच थी और हम सब्सिक्वेंटली उन कंडीशंस को मीट नहीं कर पाए और ग्रांट हमें वापस करनी पड़ गई है तो अब हमने ये डिस्कस करना है कि जब ग्रांट वापस करेंगे तो फिर क्या एंट्री करेंगे मेरे वर्ड्स क्लियर है प्लीज क्या हर ग्रांट वापस होती है लेकिन अगर कोई कंडीशनल ग्रांट थी और हम कंडीशंस मीट नहीं कर पाए और ग्रांट वापस करनी पड़ रही है तो अब क्या एंट्री रिकॉर्ड करें बात क्लियर है प्लीज तो अब इसके भी बड़ा फर्दर हिस्से बन रहे हैं सबसे पहले लेफ्ट बॉक्स में इसके नीचे अब सिचुएशंस दो बन सकती हैं कि वो ग्रांट वापस करनी पड़ रही है जो हमें एक्सपेंसेस के अगेंस्ट मिली थी और दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि वो ग्रांट वापस करनी पड़ गई है जो हमें एसेट्स के अगेंस्ट मिली थी तो पहले जरा लेफ्ट बॉक्स में आ जाएं हम किस ग्रांट की वापसी की बहस करने लगे हैं उस बॉक्स में पढ़ने से पहले जरा हम खुद ट्राई करते हैं लेट्स अज्यूम हमें ग्रांट मिली थी 5 लाख रुपया फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए और हमें लग रहा था कि इंशाल्लाह फ्यूचर में ये एक्सपेंसेस कर लेंगे जिनके अगेंस्ट हमें गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है हमने 5 लाख की क्या एंट्री की होगी कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट 5 लाख जेन में रखें सपोज 1 साल गुजरा हमने इस 5 लाख में से 1 लाख की ग्रांट को इनकम बना लिया
क्या एंट्री की? एक और साल गुजर गया, लाख और इनकम बना ली, सेम एंट्री रिपीट हो गई। 2 साल बाद हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 3 लाख रुपए का ग्रांट का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा। सॉरी, कौन सी ग्रांट का? ग्रांट, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का एक 3 लाख रुपए आ रहा होगा। अब सपोज 2 साल के बाद आपको महसूस हुआ जो टर्म्स एंड कंडीशंस ग्रांट के एग्रीमेंट में लिखी हुई थी कि अब वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, और देयरफॉर अब ये ग्रांट हमें गवर्नमेंट को वापस करनी पड़ रही है। अब कैश बेटा आना है या जाना है? अब इसमें भी बहुत सी वेरिएशंस हो सकती हैं कि क्या ग्रांट पूरी वापस करनी पड़ रही है या हाफ वापस करनी पड़ रही है, 2 सालों की करनी पड़ी, वगैरह वगैरह। लेकिन लेट्स अज्यूम फॉर सेक ऑफ डिस्कशन जितनी 5 लाख ग्रांट मिली थी, सपोज वो सारी वापस करनी पड़ रही है, कैश कितने से क्रेडिट हो जाएगा? डबल एंट्री पूरी करें। अब डेफर्ड ग्रांट इनकम जो पड़ी होगी वो तो 3 लाख है, और कैश अगर आपको 5 लाख देना पड़ा है, तो आप डबल एंट्री कैसे पूरी करें? कैश क्रेडिट 5 लाख, पहले तो हम वही ढूंढेंगे कि डेफर्ड ग्रांट इनकम का कोई बैलेंस पड़ा हुआ या नहीं, तो जितना पड़ा होगा पहले तो वही डेबिट होगा। आप कंसिडर फुल कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू माय एग्जांपल, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट बाय 3 लाख, कैश क्रेडिट बाय 5 लाख। नहीं वो बेटा एक सेकंड, अब बेटा अगर 5 लाख पूरे वापस करना पड़ रहा है, तो क्या पिछले 2 सालों में हमने इस ग्रांट में से 2 लाख को इनकम नहीं बना लिया था? तो 5 लाख अगर पूरे ही वापस करना पड़ गया तो इसका मतलब हमारी तो फिर कोई इनकम नहीं हुई। लेकिन पिछले 2 सालों में हम लाख लाख करके इनकम क्रेडिट कर चुके थे। एक और चीज, अब आप बड़े हो गए माशाल्लाह, क्या ये एरर है कि हम ग्रांट वापस कर रहे हैं? हमें लग रहा था इंशाल्लाह कमा लेंगे, हम इनकम बनाते रहे, लेकिन सब्सिक्वेंटली कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिससे पता चला कि अब हम इसे नहीं कमा पाएंगे, वापस करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने ज़हन में रखनी है कि ये हमेशा अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज कंसिडर होता है। ये वर्ड बीच में अचानक कहां से आ गया? क्या रेट्रोस्पेक्टिवली इनकम को रिवर्स करें या प्रोस्पेक्टिवली इनकम को रिवर्स करें? बाय डिफॉल्ट वी ऑलवेज अज्यूम कि ये एरर नहीं था, इनकम बना के हमने कोई एरर नहीं किया, सब्सिक्वेंट इवेंट्स की वजह से अब हम शायद पे नहीं कर पा रहे, सॉरी हम सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से इस इनकम को कमा नहीं पा रहे। इसलिए थर्ड ईयर के स्टार्ट में खड़े होके, करंट ईयर में ही खड़े होके, हम कैश क्रेडिट बाय 5 लाख, डेफर्ड इनकम डेबिट बाय 3 लाख, और बाकी जो 2 लाख रहेगा उसे अब डेबिट होना है या किस नाम से या किस नाम से, या ग्रांट इनकम कह लें या ग्रांट एक्सपेंस कह लें या एक्सपेंस डेबिट कह लें। होना क्या है? डेबिट होना है, क्रेडिट होना है। ग्रांट इनकम डेबिट करने का मतलब इनकम कम कर रहे हैं, इनकम कम करने से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, या एक्सपेंस डेबिट कर लें तब भी हमारा प्रॉफिट कम होना। पिछले सालों में जाके कर रहे हैं, या पिछले सालों में जो इनकम रिकॉर्ड हुई थी उसे इस साल रिवर्स कर रहे हैं एज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। तो अगर कभी ग्रांट रीपे करनी पड़ जाए और वो ग्रांट एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, तो सबसे पहले आप ढूंढेंगे कि कोई डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस मौजूद है। अगर मौजूद है तो पहले वो डेबिट होगा, और अगर कोई डिफरेंस रह जाएगा तो वो डिफरेंस फिर प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, या ग्रांट एक्सपेंस के नाम से या ग्रांट इनकम, उसमें फर्क नहीं पड़ता है, हमने अमाउंट डेबिट ही शायद करनी है। लेट्स अज्यूम एक और सिचुएशन कि जिस वक्त हमने ये ग्रांट हमारी रीपेबल हुई है उस वक्त डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस ही नहीं है, तो इसका मतलब फिर हमने पहले जो पैसे मिले होंगे उनको सारा का सारा इनकम बना चुके होंगे। अगर डेबिट ग्रांट का बैलेंस ही नहीं है तो देन डबल एंट्री ऑफ रीपेमेंट क्या होगी? कैश क्रेडिट हो जाएगा और ग्रांट इनकम डेबिट। तो पहले क्या ढूंढना है? अगर है तो ठीक है, उसे डेबिट कर दें, और अगर वो कम है या नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर ने फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाना। आए बस एक बॉक्स पढ़ लें, बस बात आज की खत्म करते हैं। ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस, डेबिट फर्स्ट अगेंस्ट, बोल दे सर, डेबिट फर्स्ट अगेंस्ट द बैलेंस ऑन द डेफर्ड ग्रांट इनकम अकाउंट इफ एनी। अगर है तो कर दें, नहीं है तो ठीक है। एंड बैलेंस इफ एनी, अगर बच जाए बैलेंस इफ एनी तो उसे को कहां ले जाएं? प्रॉफिट एंड लॉस में। एक छोटी सी डबल एंट्री अगर लिखवा दें, कैश क्रेडिट होना भी इस केस में, डेबिट क्या हो सकता है? डेफर्ड ग्रांट डेबिट होगी, डेफर्ड ग्रांट डेबिट होगी, और बैलेंसिंग फिगर के तौर पे क्या भी आ सकता है? ग्रांट
अच्छा, ये समझ आता है ग्रांट इनकम वर्ड लिख लें या ग्रांट एक्सपेंस वर्ड लिख लें, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? इनकम डेबिट होना डेबिट ही है, तो इनकम डेबिट कहें या एक्सपेंस डेबिट कहें, हमारा प्रॉफिट अब, अच्छा प्रॉफिट वैसे कम होना क्यों है या होना क्यों चाहिए? क्योंकि हम पहले बढ़ा चुके थे और पैसे अगर वापस करने पड़ गए हैं तो डेफिनेटली फिर इसका मतलब हमारी इनकम नहीं है। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? क्या हो रहा हो, किससे रिलेटेड हो, तो पहले क्या ढूंढे? बोल दें रीपेमेंट हो रही हो, ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस हो, तो पहले क्या ढूंढे, और उसके बाद अगर कोई अमाउंट बच जाए तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज